welcome to Poonam Dua classes. This is the continuation of romantic criticism where we will talk about few viewpoints of Shelley, that is पीबी शैले के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, स्पेसिफिकली विथ रेफरेंस टू अ डिफेंस ऑफ पोइट्री। आइए बात करते हैं इस बहुत ही फेमस ऐसे के बारे में, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री विच वाज रिटन इन 1821 एंड पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ पीबी शैले। 1840 में पब्लिश हुआ था। Essay by P.B. Shelley written in 21, first published posthumously in 1840 in this collection. Essays, letters from abroad, translations and fragments by Edward Moxon. In London it was published. Let us see the context under which this particular essay was written. Shelley ने डिफेंस ऑफ पोइट्री को डिवोट किया था टू अ सॉर्ट ऑफ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ पोइट्री फ्रॉम द डेज ऑफ एंशियंट ग्रीस अप टू द प्रेजेंट, up to his present of course, considering how throughout the ages poets have had a moral influence upon the world. किस तरीके से पोएट्स, अगर हम देखें तो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं है लेकिन लोगों पर बहुत ज़्यादा मॉरलिस्टिक इम्पैक्ट देती है पोइट्री और many other various writings by the writers. So इसको लिखा गया था in 1821, as I told you already. 1840 में publish हुआ था in response to an essay written by one of his friend Thomas Love Peacock. ये फैक्ट आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। थॉमस लव पीकॉक ने एक कलेक्शन लिखा था द 4 एजेस ऑफ पोइट्री, जिसमें पोइट्री को थोड़ा सा कंडेम्ड कर दिया गया था। पीकॉक, जिनको कि एट प्रेजेंट बेस्ट रिमेंबर किया जाता है उनकी नॉवल नाइटमेयर एबे के लिए, ही विटली आर्ग्यूड दैट पोइट्री वाज सरप्लस टू रिक्वायरमेंट्स इन द मॉडर्न एज। मॉडर्न एज, उनकी एज ऑफ कोर्स उनके हिसाब से मॉडर्न रही होगी। उनका मानना था कि आजकल के टाइम पीरियड में पोइट्री एक एडिशनल थिंग है, एक्स्ट्रा थिंग है, नॉन रिक्वायर्ड थिंग है, बिकॉज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरीज हैड रेंडर्ड इट अननेसेसरी। आजकल साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं, टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरीज होती हैं, ऐसे टाइम में आर्टिस्टिक पोइट्रीज का क्या काम है? दिस वाज द व्यू पॉइंट ऑफ थॉमस इन दिस टेक्स्ट द 4 एजेस ऑफ पोइट्री। और इस पॉइंट को आर्ग्यू करने के लिए ही पीबी शैले ने अ डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा, जो कि 1840 में पब्लिश हुआ। देखिए पीबी शैले की बहुत ही खूबसूरत एक कोट है यहाँ पर, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। The poets throughout history has been both legislator and prophet. Lawmakers रहे हैं, religious messengers रहे हैं, लेकिन unofficial. And because poets work within the medium of language, language के थ्रू काम करते हैं, they have attained a greater degree of fame than other artists. बहुत सारे और भी आर्टिस्ट्स होते हैं जैसे कि स्कल्पचर और पेंटर्स, लेकिन पोएट्स जो हैं अपनी लैंग्वेज के थ्रू डायरेक्टली अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाती हैं, उसको किसी और तरीके से इंटरप्रेट नहीं करना पड़ता है, इसलिए पोएट्स का फेम बहुत ज़्यादा है। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। लेट अस सी व्हाट पीकॉक रोट। पीकॉक ने पोइट्री एज को इन 4 एजेस में बांट दिया। ही सेड कि ग्रीक्स एंड रोमन्स सॉ द order of ages as gold, silver, bronze, and finally iron. Iron or bardic age in which society was in its infancy and poets were the sole depositories of all the knowledge of their age. तो आयरन एक एज ऐसी एज जिसमें कि पोएट्स बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहे थे, गोल्डन और होमरिक एज इन विच पोएट्री अचीव परफेक्शन बाय सिंथेसाइजिंग द primitive vitality and power of iron age with new knowledge. आयरन एज को एक नई नॉलेज मिली गोल्डन एज में, एंड देन केम सिल्वर और वर्जिलियन एज व्हेन पोइट्री वाज नो लॉन्गर सुप्रीम, इतनी सुप्रीम नहीं रही, इट वाज डेरिवेटिव कंसिस्टिंग ऑफ गुड सेंस एंड लर्निंग कॉन्वेड इन अ labored and monotonous kind of expression. Then came brass or nonic age and ends in the second childhood of poetry as poetry becomes self-conscious. इस एरा में, ब्रास एरा में आकर पोइट्री सिर्फ सेल्फ कॉन्शियस रह गई थी, इट वॉज नॉट डूइंग एनी पर्पस फॉर द सोसाइटी।
लेकिन उनके इन सभी तर्कों को बहुत अच्छे से आर्ग्यू किया है डिफेंस ऑफ पोइट्री में पीबी शैले ने। इन डिफेंस ऑफ पोइट्री शैले अटेम्प्ट्स टू प्रूव दैट पोएट्स आर फिलोसोफर्स, अपनी जो बात कह रहे हैं अपनी फिलोसफी के थ्रू समझा रहे हैं। दे आर द क्रिएटर्स एंड प्रोटेक्टर्स ऑफ moral and civil laws, and that if it were not for poets, scientists could not have developed either of their theories or their inventions. अगर पोएट्स जैसे लोग इस सोसाइटी में नहीं होते तो सोसाइटी बहुत ही मोनोटोनस होती, साइंटिस्ट्स के पास कोई पर्पस ही नहीं होता किसी भी इन्वेंशन या डिस्कवरी का। Poets introduce and maintain morality. This is what P.B. Shelley is trying to say. Shelley is considered a great rebellious personality. Actually, जब भी वो देखते थे कुछ गलत हो रहा है तो उसको अपोज ज़रूर करते थे। Let me tell you one more thing about Shelley being rebellious. Shelley rebellious क्यों थे, इससे रिलेटेड भी आप लोगों को एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो एक तो आप यही मेंशन कर सकते हैं अबाउट पोइट्री, अबाउट द डिफेंस ऑफ पोइट्री, लेकिन उसके साथ ही साथ आप कुछ इवेंट्स को भी मेंशन कर सकते हैं उनकी लाइफ की। शेले को एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन मिला था। ही एंटर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड इन 1810 बट वॉज एक्सपेल्ड। ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से किसी को एक्सपेल कर दिया गया, एंड दैट वॉज बिकॉज ऑफ हिज रिबेलियस नेचर। ही पब्लिश्ड अ पैम्पलेट जिसका टाइटल था द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। Oxford may not seem a natural place for Shelley's work. The poet entered the university in 1810, but his undergraduate career lasted fewer than 2 terms. In March 1811, he and a friend, उन्होंने अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर जिसका नाम था टीजे हॉग, HOGG, टीजे हॉग के साथ मिलकर उन्होंने एक पेम्पलेट पब्लिश किया, एंड बोथ वर एक्सपेल्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉलोइंग देयर पब्लिकेशन ऑफ दिस पैम्पलेट। रिलीजियस के अगेंस्ट जाना किसी भी एरा में बहुत ही डेंजरस हो सकता है। एंड व्हेन अ पर्सन सेज द माइंड कैन नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसी एक स्टेटमेंट दे दी उन्होंने, नॉट ओनली फॉर द स्टेटमेंट बट ओवरऑल व्हाट्सोएवर ही रोट इन द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, इसकी वजह से उनको एक्सपेल किया गया था। ही क्वेश्चन दी necessity of God in the life of humans. It was a very small pamphlet, 6 inches into 4 inches का रहा होगा, ये सिर्फ 13 pages थे उसमें, and no one considers it among Shelley's best writing as well. Neither is it the work of die-hard atheist. The argument was mostly that since there was no really convincing argument in favor of God, भगवान को किसी ने नहीं देखा, it was safer to assume there was no God. But atheism was still a taboo subject, and no one in authority was impressed with his writing. It did take the Oxford official long to figure out who had written it, and on this day in 1811 they called both Shelley and Hogg to official meetings and asked them whether they had written the pamphlet. They refused to either affirm or deny being the authors, and so they were promptly dismissed from Oxford. It is still unknown how much a role Hogg played in writing the pamphlet. Scholars have suggested everything from his writing the preface to writing the entire first draft. Shelley made a number of claims. बहुत सारी चीज़ें, सभी चीज़ें, जितने भी पार्ट्स, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स इंक्लूड किए गए, सभी लोग, सभी स्कॉलर्स कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पार्ट वाज कंट्रीब्यूटेड बाय शेली. So, including that one's beliefs are involuntary and therefore the atheists do not choose to be so and should not be persecuted. ऐसे व्यू पॉइंट्स उन्होंने लिखे जिनका एक ही मतलब आता है कि हमारा माइंड गॉड की एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता है, इट इज़ और हार्ट और सोसाइटल ट्रेंड्स जो कि हमें गॉड की एग्जिस्टेंस में बिलीव करवाते हैं. So that is it for romanticism block. We have covered Wordsworth, S.T. Coleridge and Shelley's viewpoint. Let us wait for the next revision module, which will be of new criticism. Till then, keep watching, keep sharing our channel, and best of luck for your exams.